Hello and welcome everyone. So I hope you are doing good. कैसा चल रहा है सब? तो धीरे धीरे करते 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 हमने इंटरनल सिक्योरिटी तो कंप्लीट कर लिया है ना. हमें जो थीम देखना है उसमें से इंटरनल सिक्योरिटी के हमने टोटल 10 क्लासेस में पूरी इंटरनल सिक्योरिटी बहुत अच्छे से कर ली कंप्लीट, राइट. तो अब हम अपना सेकेंड थीम शुरू करने वाले हैं विच इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस. इक्वली इम्पॉर्टेंट थीम है और बच्चों को जनरली बहुत पसंद होता है ये थीम, ये टॉपिक कि पढ़ना आईआर के बारे में ये करना. बट ध्यान रखना एक चीज़ का कि हम अगर आईआर पढ़ रहे हैं, हम आईआर पढ़ेंगे, हमें जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं बनना है. आप ये मत ट्राई करना कि अब अगले बार जब इलेक्शंस होंगे तो एस जयशंकर जी की जगह पे आपको बनना है फॉरेन मिनिस्टर. ये रख सकते हो, ये गोल तो हो ही सकता है, बट इस गोल को फुलफिल करने का जो रास्ता है वो ये कोर्स और ये क्लासेस नहीं होंगे. मैं आपको ये गारंटी नहीं दे रहा कि इस कोर्स के बाद आईआर पढ़ने के बाद आप सीधा फॉरेन मिनिस्टर बन जाएंगे. आपको वो विजन रखना है तो आपको ये क्लास करने के बाद का जो टाइम है उसमें आप वो विजन फुलफिल करें अपना, है ना. बट मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अभी फुलफिल करो असिस्टेंट कमांडेंट बनने का विजन, ठीक है. खैर, ये सब तो चलता रहेगा, हम बातें तो करते ही रहेंगे. बट अल्टीमेटली मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ आपको. अगर आपने स्केड्यूल देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला हमारा थीम है इसमें कंपैरेटिवली जो नंबर ऑफ वीडियोस हैं वो ज़्यादा हैं थोड़े से, है ना. क्योंकि हम कंट्री बाई कंट्री इसमें जाएंगे. हम एक कंट्री पढ़ेंगे, इंडिया, उसके रिलेशंस पढ़ेंगे, क्या क्या फेसेट्स हैं उसके, ये सब चीज़ें देखेंगे, वैल्यू एडिशन कंटेंट देखेंगे, स्कॉलरली ओपिनियन देखेंगे, ये सब देखेंगे. कहीं कहीं हम रीजन स्पेसिफिक भी जाएंगे, बट रीजन स्पेसिफिक हम उन कंट्रीज पे जाते हैं जहाँ पे कोई कंबाइंड इंपॉर्टेंट कंट्री वन टू वन रिलेशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक चीज़ पता हो तो आसियान नाम का एक ग्रुप है. तो इंडिया आसियान साउथ ईस्ट में है, इंडोनेशिया वगैरह, ये जो रिलेशन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया आसियान. बट एक एक कंट्री से रिलेशन इंडिया के जो हैं, अब इंडिया, अब जैसे कि मान लेते हैं फिलीपींस और इंडोनेशिया, ये कंट्रीज़ हैं आसियान के. तो इंडिया फिलीपींस, इंडिया इंडोनेशिया देखने हम नहीं जाएंगे, हम ओवरऑल इंडिया आसियान देखेंगे. क्वेश्चन भी आपका इंडिया आसियान ही आएगा. क्वेश्चन आपको इंडिया और फिलीपींस के रिलेशंस की क्रिटिकली एनालाइज करो और इस तरीके से करो, ये सब पे ऐसे नहीं आएगा आपको. तो हम कहीं कहीं कंट्री बाई कंट्री जाएंगे और कहीं कहीं हम रीजन बाई रीजन जाएंगे, है ना. दूसरी चीज़ हमें समझनी है, वो ये समझना है कि देखो इंटरनल सिक्योरिटी से डिफरेंट कैसे होता है इंटरनेशनल रिलेशन. तो समझो एक बात, सिंस आज ये बेसिक क्लास है, क्लास तो बहुत आसान है, ये जो फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया तो बहुत बेसिक है. बट मेन चीज़ जो समझनी है इस पूरे थीम के लिए ही, वो ये समझना है कि जब हम इंटरनल सिक्योरिटी देख रहे थे ना, तो इंटरनल सिक्योरिटी में हमने कैसे टॉपिक्स देखे, टेररिज्म, नक्सलिज्म, साइबर सिक्योरिटी, इंसर्जेंसी, बॉर्डर मैनेजमेंट, देखा. यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक ऐसे थे कि इंटरनल सिक्योरिटी के क्या क्या थ्रेट्स हैं इंडिया में, क्या क्या डिमेंशंस हैं, उसको कैसे टैकल किया जाए. बट जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आता है ना कि यहाँ पे डिप्लोमेसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है. मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ सो समझो. मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हर एक टॉपिक, हर एक थीम, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक मिजाज होता है. मैं कोई शायराना बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल बात ही कर रहा हूँ. थोड़ा सा मिजाज वर्ड हो गया तो शायराना हो गया बात, ठीक है. बट हर एक सब्जेक्ट का एक अपना टेम्परामेंट होता है, एक अपना टेम्परेचर होता है, एक अपना टोन होता है. जो इंटरनल सिक्योरिटी का टोन था उससे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस का टोन डिफरेंट है थोड़ा. कैसे डिफरेंट है टोन? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में आप ये सब बातें नहीं करते हो कि ये एक पर्टिकुलर थ्रेट है और उसको हमको काउंटर करना चाहिए, हमें न्यूट्रलाइज करना है, हमें ये एजुकेशन को बढ़ाना है सो दैट इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस ठीक हो जाएं. हम यहाँ क्या करते थे कि अरे एजुकेशन अच्छा करो, फैसिलिटीज़ बढ़िया दो, डेवलपमेंट करो रीजन में, तो टेररिज्म, नक्सलिज्म, इंसर्जेंसी और रेडिकलाइजेशन जैसी चीज़ें नहीं होंगी. लेकिन कभी आपने किसी को कहते हुए सुना है कि इंडिया में एजुकेशनल चीज़ें ठीक करो तब इंडिया कनाडा रिलेशंस ठीक होंगे? नहीं कहा आपने. तो यहाँ पे काइंड ऑफ डायरेक्ट था बात, वन टू वन था, ये चीज़ें ठीक करो उससे ये अल्टीमेटली ठीक होगा. बट इस हिसाब से तो यूएस में इतनी डेवलपमेंट है,
तो यूएस की तो इंटरनेशनल पॉलिसी सबसे अच्छे होने चाहिए, उनके कोई चैलेंजेस नहीं होने चाहिए फॉरेन पॉलिसी के, बट ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी होने की वजह से थोड़ा एम्बिग्विटी है, एम्बिगुअस है चीजें, डायरेक्ट बातें आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं दिखेगी। एक कहा जाता है, एक वर्ड, एक फ्रेज दे रहा हूं आपको, इंटरनेशनल रिलेशंस में एंड डिप्लोमेसी में टंग एंड चीक अप्रोच चलता है। पता है क्या होता है ये? आप में से कभी आप लोगों ने ट्राई करा है अपने टंग को इंटरनल पोर्शन ऑफ चीक पे रख करके कुछ बोलने का? वो कभी ऐसे करो ना, कोई क्लियर नहीं बोलना पड़े कोई चीज, तो टंग और चीक को टच कर लो अंदर में ही, बाहर मत निकाल लेना टंग। टंग और अंदर वाले चीक को टच करो और कुछ बोलने की कोशिश करो, तो पता है वो क्लियरली नहीं बात आएगी बाहर, हल्का हल्का समझ जाओगे बट क्लियरली नहीं होगा। तो डिप्लोमेसी में ना टंग एंड चीक अप्रोच बड़ा जरूरी होता है। कहने का मतलब है कि आपको ऐसे तरीके से बात बोलना है कि आप दूसरा वाला समझ भी जाए और आप क्लियरली भी ना बोलो, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसको टंग एंड चीक अप्रोच कहते हैं। दैट आई एम नॉट सेइंग दिस बट आई एम सेइंग दिस ऑल्सो। आप तक कन्वे हो गया बट मेरा ये नहीं आया। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो जो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स होते हैं ना वो इतने डायरेक्ट नहीं होते हैं, वो बहुत एम्बिगुअस होते हैं। अब जैसे कि अब इंडिया कनाडा रिलेशंस में कुछ स्ट्राइफ आ रखा था कुछ टाइम पहले G20 के बाद, तो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक एडवाइजरी निकाल दी। एडवाइजरी क्या थी? एडवाइजरी में ये निकाल दिया कि हम एडवाइज करते हैं कि कनाडा में ना जाएं इंडियन सभी। तो अब ये सब एडवाइजरी क्या हुआ, ये बड़ा नॉर्मल सॉफ्ट वर्ड में होगा, बट सॉफ्ट वर्ड में होते हुए भी ये कहीं ना कहीं एक बड़ा डीप मैसेज भी दे देता है। समझ रहे हैं बात? तो टंग एंड चीक अप्रोच यूज करना है। इंटरनल सिक्योरिटी में हम डायरेक्टली बोलते थे कि भाई टेररिस्ट आउटफिट को रेडिकलाइजिंग उनके इंटेंशन जो हैं उसको क्लियरली कर्ब करो, मना करो, न्यूट्रलाइज करो, फोर्स का यूज करो। डिप्लोमेसी का हम टंग एंड चीक नहीं करते थे, हम डायरेक्ट रखते थे। तो जब आप भी एसेज लिखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के, तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी एक्सट्रीम और डायरेक्ट मत हो जाना। हमेशा कभी भी अगर पाकिस्तान, अगला जो वीडियो हम करेंगे लेक्चर उसमें हम पाकिस्तान ही पढ़ेंगे, उसमें आप कभी भी एनिमी मत लिखना, आप हमेशा लिखना एडवर्सरी। कभी भी एक्सट्रीम या डायरेक्ट वर्ड यूज मत करना। समझ रहे हो? इस तरीके से कि आप, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, डिप्लोमेसी ही नहीं ऐसे तरीके से होती है। तो आप अगर आइए, अगर वो पूरा सब्जेक्ट का टेम्परेचर ही नहीं है इस तरह का, तो आपको भी वो चीज का ध्यान रखना है, कहीं भद्दा ना लगे किसी को पढ़ते हुए। वैसे हम ये जो नोट्स सब देंगे, आप ये नोट्स पढ़ेंगे तो आपको वोकैबुलरी, फ्रेजेस, ये सब आपको नॉर्मली इंटरनलाइज हो जाएंगे आपके, है ना? तो ये बात है। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। क्या मतलब होता है फॉरेन पॉलिसी का, ये समझने की कोशिश करते हैं, वर्ड ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं। फॉरेन पॉलिसी या कोई सी भी पॉलिसी, पॉलिसी बेसिकली क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी? देखो, सॉरी, पॉलिसी जो है ना भाई, वो होता है सेट ऑफ गाइडलाइंस और रूल्स। इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस और रूल्स जिसको फॉलो करके कोई एक गोल को अचीव करना है। These are a set of guidelines or rules to be followed in order to fulfill a particular goal. आपको मान लीजिए देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए? किया नहीं है अभी, ये कर रहे हैं ऐसा नहीं है, क्या करना चाहिए, विजन, उसको बोलते हैं पॉलिसी। तो अगर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या आ गया? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 में आया, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोलते हैं। पॉलिसी यानी इसमें बातें हैं कि ये करेंगे, ये करना चाहिए, कर रहे हैं या करना अब मैंडेटरी हो गया इसकी वजह से नहीं, करना चाहिए। पहले हम सोचेंगे क्या करना है तब तो उसको अमल करेंगे भाई। पहले हमें पता तो होना चाहिए क्या करना चाहिए। आप पहले अपना स्टडी प्लान बनाते हो तब तो पढ़ते हो। स्टडी प्लान बनाया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पढ़ लिया पूरा।
हमने अपना पहले, वैसे तो हमने अप्रोच वीडियो में ही पूरा स्केड्यूल देख लिया कि हम इंटरनल सिक्योरिटी करेंगे, फिर आईआर करेंगे, फिर सोशल करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। तो क्या पढ़ लिया सारा? नहीं पढ़ा ना, वो हमारी पॉलिसी थी, ये हमारा कानून चल रहा है अभी। तो पॉलिसी का मतलब हुआ कि हमारे ये कुछ ऐसे रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जो हम अपने गोल को अचीव करने के लिए फुलफिल करेंगे। तो अगर पॉलिसी वर्ड क्लियर है आपको, तो फॉरेन पॉलिसी बड़ा आसान है। क्या हुआ फॉरेन पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी हुआ ऐसे स्ट्रेटजीज, ऐसे डिसीजंस, ऐसे गाइडलाइंस, ऐसे रूल्स जो एक देश अडॉप्ट करेगी दूसरे देशों या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपने रिलेशन को मैनेज करने के लिए। क्या हमने कर लिया? नहीं। पॉलिसी में कर लिया की बात है ही नहीं, पॉलिसी में बात है कि हम ये करेंगे। These are the guidelines, these are the rules, these are the strategies, these are the decisions we will adopt. We are not adopting right now, we will adopt in future to manage our relationships with other countries or international organizations. ये हमारा विजन है फॉरेन पॉलिसी का, कि हम इस बेसिस पे, ये हमारा प्लान है। ये इनका, जैसे आपके सीपीएफ का पेपर 2 का वो जो हमने स्केड्यूल दिया वो है, तो उनका ये स्ट्रैटेजी है। तो ये है फॉरेन पॉलिसी। इस लेक्चर से और इस टॉपिक से आपको समझना ये है कि आने वाले जितने आईआर के लेक्चर्स होंगे, उन सारे लेक्चर्स, अब देखो हम क्या क्या आईआर में पढ़ रहे हैं। इंडिया का रिलेशन विद पाकिस्तान, चाइना, यूएस, जापान, फलाना ढिमकाना, ये हम पढ़ेंगे पूरा। तो भाई ये इंडिया ये जो सारी चीजें कर रही है, अलग अलग देशों के साथ रिलेशन अपना मैनेज कर रही है, उसका ओवरऑल स्ट्रैटेजी और डिसीजन तो यही फॉरेन पॉलिसी है ना। हमने क्या बोला कि ऐसे स्ट्रैटेजी या डिसीजन जो हम अडॉप्ट करते हैं अपने रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए अलग अलग नेशन से। तो अगर आप ये फॉरेन पॉलिसी वाला लेक्चर का क्रक्स समझ करके और इससे आप अगर इनरिच कर लेते हो अपने आप को, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि कोई भी देश के साथ आप रिलेशन देख रहे होंगे, भाई बेसिक तो यही है ना, फॉरेन पॉलिसी तो यही है ना। अगर इंडिया ये बोलती है, अगर इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में अगर एक बात आती है नॉन इंटरफेरेंस की, कि हम दूसरों के इंटरनल मामलों में नहीं दखल देंगे। कभी कभी आप देखते होगे ना कि अमेरिका में कुछ लोग, कुछ मीडिया चैनल्स और कुछ ऐसे सो कॉल्ड स्कॉलर्स, उनको टाइम पास नहीं होता तो वो कुछ भी बोलने लगते हैं। कभी कश्मीर के बारे में बोलेंगे, कभी इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में बोलेंगे और फलाना ढिमकाना करते रहेंगे। तो ये क्या हुआ भाई, तुम कौन होते हो हमारे इंटरनल मैटर के बारे में बोलने वाले? तो इंडिया ने एक पॉलिसी में अपने दे दिया कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। तो अगर इंडिया ये नहीं कर रही है, तो इंडिया ये पाकिस्तान के साथ भी नहीं करेगी, चाइना के साथ भी नहीं करेगी, इजराइल के साथ भी नहीं करेगी और यूएस के साथ भी नहीं करेगी। तो जब हम इनका कंट्री का रिलेशन देख रहे होंगे, तब भी तो ये नॉन इंटरफेरेंस जो इंडिया की पॉलिसी है वो एप्लीकेबल होगी ना। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि पूरे आईआर के थीम के बाद आप कहीं भी आपको लगे कि थोड़ी सी घबराहट सी चल रही है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, चुपचाप अपना कान बंद करो, फॉरेन पॉलिसी वाला लेक्चर का बेसिक याद करो, जरूर कुछ ना कुछ पॉइंट याद आ जाएगा याद। ठीक है, ये है फॉरेन पॉलिसी। इस कहानी को, राम कथा को आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोडक्शन टेम्पलेट देखते हैं, कहाँ पे ऐसा इंट्रोडक्शन टेम्पलेट यूज होगा। ये देखो, फॉरेन पॉलिसी पे चांसेस कम है कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, लेकिन घुमा करके आ सकता है। समझो कैसे घुमा करके आएगा। घुमा करके ऐसे आ जाएगा कि फॉरेन पॉलिसी, अगर मान लो ऐसे आ गया कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें देयर इज अ नीड टू चेंज द और टू रिफॉर्म, देयर इज द नीड टू रिफॉर्म द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, there is a need to reform the foreign policy of India। अब एक बात समझें, अगर ऐसा आ गया तो ये आपको फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या चैलेंजेस, रिफॉर्म तब होगा ना जब उसमें कुछ चैलेंज है, तो आप कुछ चैलेंजेस बताएंगे और तब रिफॉर्म बताएंगे। तो इस तरह का टॉपिक आ सकता है डायरेक्ट फॉरेन पॉलिसी से भी। आईआर कहीं टॉपिक होगा बिना किसी देश से रिलेटेड रिलेशन के बिना भी आपसे पूछ लिया। तो टेम्पलेट कुछ देख लेते हैं इंट्रोडक्शन के, अगर इस पर भी टॉपिक आ गया तो। बट अल्टीमेटली इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस आपके लिए ऐसे होना चाहिए कि ये मैं पूरे आईआर का एक ओवरव्यू जान ले रहा हूं, जहां भी मैं फंसूंगा इस चैप्टर को याद कर लूंगा। पहला टेम्पलेट,
India's foreign policy, shaped by its historical, geopolitical, economic aspirations, has evolved as a strategic tool to secure national interests while contributing to global peace and cooperation. Guided by principles of sovereignty, non-alignment, and multilateralism, India's engagement on the global stage reflects its aspirations to be a leading power in emerging multipolar world. कहीं भी अगर ऐसा टॉपिक आए जहाँ पे फॉरेन, जैसे कि ये तो रिफॉर्म वाला टॉपिक था, तो रिफॉर्म वाले टॉपिक में तो आप बेसिक्स इंट्रोडक्शन दे देंगे कि हाँ फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, जो इससे पहले यूज़ किया हुआ है हमने, जो ये वाला आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टेम्पलेट से ऊपर वाला ये सब। बट अगर कहीं आता है जहाँ पे फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया को एप्रिशिएट करना है या तो इसका बताना है कि हाउ कॉम्प्लेक्स दिस इज फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू हैव अ फॉरेन पॉलिसी, टू मेंटेन इट्स फॉरेन पॉलिसी, टू सस्टेन द फॉरेन पॉलिसी, वहां ये यूज कर सकते हैं। क्यों ऐसे में यूज कर सकते हैं? बिकॉज ये दिखा रहा है कि इसके शेप करने के पीछे हिस्टोरिकल, जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक बहुत अलग अलग तरीके के एस्पिरेशंस हैं। उस साथ ही साथ इसका गोल है कि भाई देश के इंटरेस्ट तो साथ में साथ बने ही रहे, लेकिन ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी भी रहे, कोऑपरेशन भी रहे। अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं जो इसको गाइड कर रहे हैं, यानी बड़ा कॉम्प्लेक्स सी चीजें दिखा रहे हो ना, बहुत डायमेंशन दिखा रहे हो इसके। कहीं भी ये तो आ गया फॉरेन पॉलिसी से ऐसे वाला। और दूसरा देखो ये लास्ट लाइन, इंडियाज एंगेजमेंट ऑन द ग्लोबल स्टेज रिफ्लेक्ट इट्स एस्पिरेशंस टू बी अ लीडिंग पावर इन। कहीं भी अगर ऐसा टॉपिक आए जिसमें दिखाए कि इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करके एक ग्लोबल पावर बनने का विजन रखता है, तो वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इंडिया, अब जैसे कि इंडिया एस्पायर्स टू बी अ सुपर पावर, इंडिया एस्पायर्स टू बी अ विश्व गुरु, एज आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज सेड। तो जब भी इंडिया एक विश्व गुरु बनने की बात करता है तो इंडिया, तो अगर क्वेश्चन फॉरेन पॉलिसी पे वो विश्व गुरु से लिंक करके आ जाए कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी विल बी अ की टू फुलफिल इट्स विजन ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विल बी की, KEY चाबी होगी, विल बी अ की टू इट्स एस्पिरेशन टू बिकम अ सुपर पावर, वहां पे आप ऐसे इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड टेम्पलेट, India's foreign policy is a dynamic reflection of its civilizational values, strategic needs, and evolving global realities. From leading the non-aligned movement to pursuing strategic autonomy today, India's international engagements underscore its pursuit of security, prosperity, and global leadership. कहने का मतलब है ये इस वाले में भी आ सकता है, क्योंकि रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो रिफॉर्म की ज़रूरत है तो आप अल्टीमेटली ये बता रहे हो कि कितना ज़रूरी है, तभी तो रिफॉर्म कर रहे हैं। कोई चीज़ में चैलेंजेस हैं और वो ज़रूरी है, तभी तो आप उसमें रिफॉर्म की बात करोगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली ज़रूरी है। एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म की ज़रूरत हम बोलते हैं, क्यों? क्योंकि एजुकेशन ज़रूरी है। चैलेंजेस को आप रिफॉर्म करो क्योंकि वो सेक्टर ज़रूरी है। ये फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत बता रहा है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी बता रहा है। रिफॉर्म वाले टॉपिक में बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आपने पहले ही बता दिया कि फॉरेन पॉलिसी कितना ज़रूरी है, अब आप बताओ रिफॉर्म्स। तो ये टेम्पलेट है जो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और तीसरी सबसे जरूरी बात जो आपको चीज समझनी है कि ये दोनों ऐसे टेम्पलेट है ना कि आप इनके फ्रेजेस और ये पूरा इंट्रोडक्शन टेम्पलेट भी आप किसी भी टॉपिक में यूज कर सकते हो। आप कहीं इंट्रोडक्शन की तरह यूज करो, इंट्रोडक्शन की तरह तो फॉरेन पॉलिसी वाले ही क्वेश्चन में कर पाओगे, लेकिन आप इसको किसी बॉडी में यूज कर सकते हो, कंक्लूजन की तरह यूज कर सकते हो, है ना। फिर अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी के इवोल्यूशन की बात करते हैं। इवोल्यूशन वगैरह ऐसा चीज़ होता है ना कि बॉडी में बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि एक सीधा आप इवोल्यूशन का बना दोगे, आपका ठीक ठाक सा पैराग्राफ कवर हो जाएगा इवोल्यूशन में, क्योंकि इवोल्यूशन ऐसे बताता है कि कैसे प्रोग्रेस हुआ है उस चीज़ का। तो प्रोग्रेस कैसे हुआ है, तो प्री इंडिपेंडेंस विजन क्या है। तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे कि महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने एम्फेसाइज करा पीस, नॉन वायलेंस, अपोजिशन टू कॉलोनियलिज्म एंड ऑल, इन चीज़ों पे एम्फेसाइज करा इन्होंने। तो अब इस तरह की चीज़ें, जैसे कि जो हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो हम जब अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो हमें लगता था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जो बड़े ज़रूरी हैं दूसरे देशों के साथ रिलेशन में। अब ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनी बना लिया अपना, तो हम कॉलोनियलिज्म के विक्टिम थे, तो हम हमेशा ये बात करेंगे कि नहीं, हम सिंस विक्टिम है तो हम जानते हैं कि पीस कितनी ज़रूरी है, हम जानते हैं नॉन वायलेंस कितनी ज़रूरी है,
हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, फ्रीडम, राइट्स कितनी ज़रूरी है, इसीलिए हम अपोज करते हैं कॉलोनियलिज्म को, क्योंकि भाई हम तो विक्टिम है ना इसके। तो प्री इंडिपेंडेंस विजन हमारे, और ये क्या है, एक हम और चीज़ दे सकते हैं कि हमारे लीडर्स, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, उनकी आइडियोलॉजीज, पीस, नॉन वायलेंस, कॉलोनियलिज्म को अपोज करना, ये सारे कुछ कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जो कि प्री इंडिपेंडेंस समय से हैं, और हम अल्टीमेटली इसको ट्रेस करते हैं कि ये हमें बाद में अपने फॉरेन पॉलिसी में भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अब फ्रीडम फाइटर वाले में नेहरू जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इनका नॉन अलाइंड अप्रोच था दैट, जैसे कि उस समय ना कोल्ड वॉर हो रहा था। कोल्ड वॉर का क्या मतलब है कि बिना मिलिट्री वॉर के, 1-to-1 बिना वॉर डिक्लेयर किए हुए एक दूसरों कंट्री से शीत युद्ध, जो कि रशिया, जो कि उस समय का यूएसएसआर वर्सेस यूएसए में था। तो पूरी दुनिया दो ब्लॉक में बटी हुई थी, प्रो यूएसए एंड प्रो यूएसएसआर। तो इंडिया ने बोला कि नहीं भाई, हम ये, अगर हम तो कॉलोनियलिज्म में इतना त्रस्त हुए हैं ना ये वॉर वगैरह से, कि हम किसी का साइड लेकर के ये सब काम नहीं करेंगे, तो वी विल रिमेन नॉन अलाइंड। हम ना आपकी तरफ झुकेंगे ना आपकी तरफ झुकेंगे, हम अपना इंडिपेंडेंट रहेंगे। दूसरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसने इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को इवॉल्व कराया है। जैसे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट सबसे जरूरी 1961 में शुरू हुआ था, जब हमने बोला कि वी विल रिमेन नॉन अलाइंड, और आज तक हम इसको फॉलो करते हैं। यानी इस वैल्यू कैसे फॉलो करते हैं फॉरेन पॉलिसी में, कि कभी भी दो पावर ब्लॉक अगर एक दूसरे के सामने होगा तो वी विल रिमेन नॉन अलाइंड। वैसे ये सारा नॉन अलाइंड एंड ऑल दीज थिंग्स आज के दिन में अगर आप देखते होंगे तो मल्टीपल अलाइनमेंट की बात होती है, कि नॉन अलाइनमेंट का समय गया, अब मल्टीपल अलाइनमेंट का समय है। वो ज़माना गया जब आप कहते कि नहीं भाई हम किसी का साइड नहीं लेंगे, और अल्टीमेटली आपका डेवलपमेंट पीछे रह जाएगा, क्योंकि जो साइड ले रहे हैं वो तो डेवलप हो रहे हैं, किसी का भी साइड ले रहे हैं बिकॉज दे आर गेटिंग, उनका स्टेचर बढ़ रहा है। बट अदर साइड भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया ने उस समय नॉन अलाइन लिया, इसी वजह से आज तक इंडिया का एक पोजीशन है दुनिया में कि इंडिया हैज़ बीन अ पीस लविंग कंट्री। एंड जहाँ भी दुनिया में पीस की बात होती है, स्टेबिलिटी की बात होती है, वहाँ पे इंडिया का नाम सबसे पहले लिया जाता है। कभी भी कोई ऐसे नेगोशिएशन होते हैं, वहाँ पे इंडिया इज इन्वाइटेड, बिकॉज दे नो कि दिस कंट्री सिंस इट्स बर्थ हैज स्टूड फॉर पीस एंड नॉट फॉर वॉर। एंड अल्टीमेटली ये तो सब जानते हैं ना कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने पुतिन को बोला था, दिस एरा इज नॉट ऑफ वॉर। ये जमाना युद्ध का नहीं है, ये शांति का जमाना है, प्रोस्पेरिटी का जमाना है। अपने अपने देश के विकास की बात कीजिए आप लोग। तो दो पावर ब्लॉक हैं, तो वहां पे नॉन अलाइंड पॉलिसी यूज हो रहा है। पंचशील पॉलिसी, चाइना को लेकर के हमने 5 प्रिंसिपल्स दिए थे। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस की बात हुई थी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात हुई थी। ऐसे ऐसे 5 पॉलिसीज हैं, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है क्या क्या है 5, ये सब तो हम ओवरव्यू इवोल्यूशन देख रहे हैं। तो पंचशील के जो 5 प्रिंसिपल्स थे, और थोड़ा सा आप भी रिसर्च करना, 5 प्रिंसिपल्स का नाम याद करना, लिखना साइड में यहीं पे कि क्या क्या है 5 प्रिंसिपल्स। एक है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, या लिखना क्या क्या है 5। बट पंचशील के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि ठीक है, हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस में विश्वास रखेंगे। इसीलिए हम सामने से कभी भी किसी कंट्री पर अटैक नहीं करते हैं, बिकॉज हम मानते ही नहीं हैं उन चीज़ों में, हम मानते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस में। तो हमारी पॉलिसी ऐसी है, इसीलिए हम वही फॉलो करते हैं। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जब इंडिया का ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्राइसिस होने की वजह से इंडिया ने इंटरवीन किया और बांग्लादेश बिकेम अ न्यू कंट्री, बांग्लादेश वाज बॉर्न। उस समय इंडिया का एक बड़ा डिसिसिव रोल उभर करके आया कि भाई हम पीस लविंग कंट्री हैं, हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस में बात करते हैं, बट नॉट एट आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट का कॉस्ट। अगर आप ये समझ रहे हो कि हम पीस की बात कर रहे हैं तो हम डर रहे हैं, या हम अपना नेशनल इंटरेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, तो नो, राइट। फिर कोल्ड वॉर डायनेमिक्स, कोल्ड वॉर के समय 2 ब्लॉक में था और इंडिया नॉन अलाइनमेंट रहा, बट इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेसी, इट वाज ऑब्वियस फॉर द वर्ल्ड कि इंडिया तो यूएस के साथ ही जाएगा, बिकॉज यूएस इज अ डेमोक्रेसी एज वेल। उसी तरीके से उस समय हो रहा था। जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थी जनरली दे, और जो मोनार्कीज थी, दे इंक्लाइन टुवर्ड्स द यूएसएसआर, एंड द डेमोक्रेसीज इंक्लाइन टुवर्ड्स यूएसए। तो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट व्हेन इंडिया विल गेट इंडिपेंडेंट, इंडिया विल मूव टुवर्ड्स यूएसए। बट इंडिया यूएसए की तरफ ना जाकर के इंडिया ने बोला मैं नॉन अलाइन रहूंगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको जिसके साथ जाना है उसको अगर आप मना कर रहे हैं, तो दूसरा वाला विल बी हैप्पी, बिकॉज दूसरा वाला
जो ब्लॉक है वो तो आपको देख ही नहीं रहा था अपना मेंबर की तरफ, क्योंकि उसको पता था कि डेमोक्रेसी है तो यूएस की तरफ ही जाएगा, बट आप यूएस की तरफ नहीं गए, तो दूसरा ब्लॉक विल गेट हैप्पी. और व्हेन दैट सिनेरियो हैपेंड ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, तो अल्टीमेटली इट वाज फेल्ट फॉर द एंटायर वर्ल्ड दैट इंडिया लीन्ड टुवर्ड्स सोवियत यूनियन, क्योंकि सोवियत बिकेम हैप्पी कि अच्छा इंडिया डिडंट गो फॉर यूएसए. तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सिंस नेहरू जी वाज अ सोशलिस्ट, सोशलिज्म का काफ़ी प्रभाव था उनके ऊपर, एंड रशिया में भी सो कॉल्ड सोशलिज्म था उस समय, तो कहीं ना कहीं उनका पर्सनल इंक्लिनेशन इसमें आया, और इंडिया डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी, इंडिया लाइक प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम यूएसए. तो इसी वजह से इंडिया रिलेशन ग्रेजुअली, इंडिया रशिया रिलेशंस काफ़ी वो होते हैं. एक बड़ा अच्छा एनेक्डोट आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही आपका मन लगा रहे. एक बार क्या हुआ कि कोल्ड वॉर के समय नेहरू जी अमेरिका गए थे, अमेरिका में एक मीडिया इंटरेक्शन था वहाँ पे, और वहाँ पे अमेरिका में जो एंकर थे उन्होंने एक बड़ा नॉर्मल तरीके से, बड़ा 1-to-1 नेहरू जी से सवाल पूछा. बड़ा ध्यान से सुनना और अप्रिशिएट करना कि हमारे कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं. देखो, पॉलिटिकल एफिलिएशंस अगर आपके हैं तो इस क्लास के बाहर रख के आओ. पॉलिटिकल एफिलिएशन से आपको इस क्लास से ही बाहर नहीं रख के आओ. आप जिस सर्विस में भी जा रहे हो, पॉलिटिकल एफिलिएशन से कुछ नहीं होगा. आप सरकार के लिए काम करने वाले हो. आप ये जो लोग व्हाट्सएप पे और इधर इधर उधर बैठ करके ट्विटर पे ज्ञान देते हैं, उन वो करने दो. लोगों किस कोई है जो सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं दुनिया की हर चीज़ों को, उनका भी कुछ नहीं होना. और कोई है जो ऐसे तारीफ कर रहे हैं, लग रहा है कि अरे मतलब एवरी डे 2 से 4 ऊपर से हनी और फूल की बरसात होती है. तो ऐसा भी कुछ नहीं है, दोनों में से कुछ सच्चाई नहीं है. तो बैलेंस्ड रहो, ऑफिसर जैसे रहो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो गए वहाँ पे, मीडिया इंटरेक्शन हो रहा था. वहाँ पे क्या हुआ कि एंकर ने पूछा, बड़े खिज करके पूछा कि मिस्टर नेहरू, आर यू विथ अस और अगेंस्ट अस. उन्होंने पूछा कि आर यू विथ अस और अगेंस्ट अस. तो नेहरू जी ने बोला, एक वर्ड में आंसर दिया बस. उन्होंने बोला यस, दैट्स इट. उन्होंने सिर्फ एक वर्ड का आंसर दिया, दैट इज यस. अब देखो क्वेश्चन क्या था, आर यू विथ अस और अगेंस्ट अस. तो अब यस जो बोला, दैट डिपेंड्स ऑन द दुनिया कि उनको क्या समझना है. अगर आर यू विथ अस पे यस बोला तो आप समझ जाओ कि हम आपके साथ हैं. आर यू अगेंस्ट अस पे यस बोला तो समझ जाओ हम आपके अगेंस्ट है. तो ये इस तरीके की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी उस टाइम की, जहां पे कुछ क्लियर नहीं था कि क्या है. एंड अल्टीमेटली ये सब देख करके यूएसएसआर बड़ा खुश था, क्योंकि उनको एक बोनस मिल गया था. उनको लगा था कि ये तो जाएंगे ही उस ब्लॉक में, बट नहीं गए, तो दे बिकेम हैप्पी. तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं. आईआर में बड़े जियो पॉलिटिकल एनेक्डोट्स वगैरह बड़ा अच्छा है. मेरे रादर अगर मैं आपको एक अपना पर्सनल चीज़ बताऊं, तो मेरा जो डैफ था ना, उस डैफ में जो हॉबी का सेक्शन होता है, उस हॉबी के सेक्शन में मेरा हॉबी में से 3 हॉबीज मैंने लिखे थे. उन 3 हॉबीज में से एक हॉबी वॉज दिस ओनली, दैट स्टडिंग, कलेक्टिंग एंड स्टडिंग अबाउट जियो पॉलिटिकल एनेक्डोट्स. इस तरीके के एनेक्डोट्स आई यूज टू कलेक्ट. मेरे अभी भी शौक है मेरे, तो इसलिए मैंने आपको आईआर वाले कोर्स में बताते रहूँगा कुछ कुछ ऐसे एनेक्डोट्स फॉर दोज ऑफ यू जिनको पसंद है. ठीक है, तो ये बात हो गई कुछ कुछ कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे रहा. फिर पोस्ट कोल्ड वॉर. पोस्ट कोल्ड वॉर में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आप लोगों ने सुना होगा इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, जहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया. तो देखो, एलपीजी रिफॉर्म्स तो एक तरीके से इकोनॉमिक टास्क था, इकोनॉमिक एक्टिविटी थी. बट व्हाट हैपेंड कि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं या प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि दूसरे कंट्री के कंपनीज भी इंडिया में आए. ग्लोबलाइजेशन इज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड पीपल अक्रॉस द बॉर्डर, इवन द फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, सर्विसेज एटसेट्रा अक्रॉस द. इसीलिए ग्लोबलाइज, एक और फ्रेज लिख लो, ग्लोबलाइजेशन को कुछ स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स के नाम जाने की जरूरत नहीं है, वो सिविल सर्विसेज में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वाले करते हैं, इंक्लूडिंग मी. बट इसीलिए मैं आपको बताता रहूँगा, कभी कभी मेरा इंक्लिनेशन चला जाएगा बिकॉज मेरा पीएसआई ऑप्शनल रहा है. तो बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ग्लोबलाइजेशन में कुछ स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो दिस वर्ल्ड इज लाइक अ ग्लोबल विलेज. ग्लोबलाइजेशन इज ग्लोबल विलेज. तो बॉर्डरलेस वर्ल्ड, कुछ कुछ फ्रेजेस हैं, लिख लो. डी टेरिटोरियलाइजेशन, जैसे ऐसे वर्ड्स देख करके एग्जामिनर बहुत खुश होते हैं. टेरिटोरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, टेरिटरी का इंपॉर्टेंस. डी टेरिटोरियलाइजेशन मतलब टेरिटरी का इंपॉर्टेंस खत्म होना. तो अल्टीमेटली बॉर्डरलेस वर्ल्ड, ग्लोबल विलेज, डी टेरिटोरियलाइजेशन
इज ग्लोबलाइजेशन। तो कहीं ना कहीं जब हम ग्लोबल विलेज और दुनिया को एक करने की बात करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम भी वही है, तो उस समय ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस का भी चीज़ बन जाएगा। तो जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ तो कहीं ना कहीं इंडिया ने अपने नज़रें, अपना आउटलुक दुनिया के लिए खोला। दूसरा है न्यूक्लियर टेस्ट हुआ 1998 में, जिसने इंडिया को एक न्यूक्लियर कंट्री बनाया। एंड उसके बाद से तो इंडिया का स्टेचर, क्योंकि एक न्यूक्लियर वेपन होल्डिंग कंट्री बन गई इंडिया। और एक कंसेप्ट आता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर। एक पर्टिकुलर रीजन में ये माना जाता है कि पावर जो है ना वो जीरो सम गेम है। पावर इज अ जीरो सम गेम। मतलब इसको बस बेसिक इतना समझो कि पावर एक जीरो सम गेम है। इसका मतलब है कि अगर एक एंटिटी के पास पावर है तो ये बात तय है कि पावर या तो किसी एक के पास है, इसका मतलब है कि दूसरे के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि पावर एक ऐसी चीज है कि अगर मेरे पास पावर है तो ये बात तय है उसी समय से कि अगर मेरे पास पावर है तो आपके पास नहीं है। अगर मान लो एक पर्टिकुलर रीजन है, एशिया मान लो, अगर एशिया है तो एशिया में एक पावर जगह हो सकता है, एक पावर हो सकता है, यही है। दो पावर मतलब पावर शेयरिंग जैसा कुछ नहीं होता है, पावर डिवीजन कुछ नहीं होता है कि पावर को डिवाइड कर दिया, नहीं होता है। पावर इस पूरे रीजन में अगर एक कंट्री है जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है तो ये बात इसी लाइन से ये बात भी कह दी गई कि यानी इस रीजन में एक कंट्री के पास बहुत पावर है, यानी बाकी कंट्रीज के पास पावर नहीं है। पावर डिवाइड नहीं हो सकता है कि मेरे पास इस चीज की पावर है तो मेरे पास उस चीज की पावर है, मेरे पास इकोनॉमिक पावर है तो उसके पास पॉलिटिकल पावर है तो उसके पास मिलिट्री पावर, ऐसा नहीं होता। पावर इज पावर एंड दैट इज अ जीरो सम गेम। यानी अगर एक कंट्री पावरफुल हो रहा है तो दूसरे कंट्री सतर्क हो जाते हैं कि पावर तो जीरो सम गेम है, अगर एक पावरफुल हो जाएगा तो यानी दूसरे नहीं पावरफुल होंगे। तो अगर कोई एक कंट्री के पावर बढ़ रहे हैं ना तो दूसरा कंट्री ट्राई करता है कि उसके पावर को कम किया जाए, क्योंकि अगर वो पावरफुल हो गया तो हम नॉन पावरफुल रह जाएंगे। तो जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो न्यूक्लियर वेपन बड़ा इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ पावर है, क्योंकि एक कंट्री अगर न्यूक्लियर कंट्री हो जाती है तो उस रीजन का बैलेंस ऑफ पावर ऑल्टर हो जाता है, उस कंट्री के पास पावर आ जाता है। तो बाकी सारी कंट्रीज चाहेंगी कि किसी के पास न्यूक्लियर पावर आए? नहीं चाहेंगी, क्योंकि पावर तो जीरो सम गेम है। एक के पास पावर है इसका मतलब बाकियों के पास नहीं है, इसीलिए जीरो सम गेम एक टर्म आपको बता दिया। फिर लुक ईस्ट पॉलिसी, जो कि एक्ट ईस्ट हमने किया, हमने ये किया कि हम ईस्ट एशिया के, पहले लुक ईस्ट पॉलिसी बोलते थे, उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया है। अभी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी टर्म। बट वही है कि हम जब ईस्ट एशिया की तरफ देखते हैं तो हम और ज्यादा अब प्रोएक्टिवली देखेंगे, एंड हम एक्ट ईस्ट की तरफ जो देखेंगे हम नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया के थ्रू देखेंगे, है ना, कि नॉर्थ ईस्ट से हम ईस्ट कंट्रीज जो हैं, जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उनसे डेवलपमेंट बढ़ाएंगे, उनसे कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, म्यूचुअल एग्रीमेंट बढ़ाएंगे। फिर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी है, जिसमें हम नेबरहुड को पहले करेक्ट करेंगे, बिकॉज हम पहले अपने रीजन में स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं। अपना रीजन में स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, और इस रीजन को में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चाइना, बिकॉज पावर इज अ जीरो सम गेम। इंडिया और चाइना में से कोई एक कंट्री पावरफुल हो सकती है उतनी ज्यादा, और अगर एक कंट्री, और इन दोनों को कंपीट करके ही होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो पाएगा कि चाइना भी सुपर पावर इस रीजन में और इंडिया भी सुपर पावर इस रीजन में, नहीं हो सकता है ये। तो जब चाइना का पावर बढ़ रहा है तो इंडिया, इसीलिए आज के दिन में ये सारे हमें डेवलपमेंट एंड ऑल करने की जरूरत है, बिकॉज हम अल्टीमेटली उसको काउंटर कर पाए। काउंटर करने के लिए कुछ भी हो सकता है, आप अलाइनमेंट बनाइए, आप अलायंसेस कीजिए, जैसे कि क्वाड एक अलायंस है एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में चाइना पावरफुल हो रहा है, उसको रोकने के लिए, सिंस पावरफुल हो जाएगा तब तो बाकी कम पावरफुल हो जाएंगे, जीरो सम गेम। तो उसको रोकने के लिए क्या है? क्वाड, 4 कंट्रीज हैं जो चाहती हैं कि हम एक अलायंस बना करके उसको ग्रो करने से रोकें, उसको पावरफुल होने से रोकें। दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग, बिकॉज बोला जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एनार्की है। एनार्की मतलब कि कोई रूल नहीं है, सब कंट्रीज अपने अपने जगह पे अपना अपना काम कर रहे हैं और अपना अपना पावर बढ़ा रहे हैं, राइट? सो ये बात है। अब इंपॉर्टेंस क्या है? अब देखो, ये मेजर थीम बताना था, ये सब तो बहुत बेसिक बात है, ये तो मतलब बस मैं आपको बेसिक बताऊंगा, कहीं समझाने वाली चीज होगी तब मजा आया उसमें, है ना। तो ये, और डायरेक्टली मैंने दिखाया, जैसे टॉपिक आएंगे उस पर डायरेक्टली ये तो आएगा नहीं कैसे क्या है। तो इंपॉर्टेंस इंडियन फॉरेन पॉलिसी की क्या है? तो सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि आप अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अपने देश के बॉर्डर को आप वो करोगे ना, इंटैक्ट रखोगे, उसको प्रोटेक्ट करोगे ना अपने बॉर्डर को भाई।
5 CAPF में से 3 CAPF बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज है। क्यों है बॉर्डर गार्डिंग? क्योंकि बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और अगर इंडिया और नेपाल है जैसे, तो बॉर्डर क्यों उसका इंटैक्ट है, या इंडिया भूटान का बॉर्डर क्यों इंटैक्ट है एकदम? क्योंकि इंडिया भूटान के रिलेशंस अच्छे हैं, तभी तो जाकर के आपके देश की टेरिटरी। और जहां इंडिया और चाइना, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में दिक्कत है, देखो बॉर्डर पे क्या होता है। तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए फॉरेन पॉलिसी बड़ी जरूरी है, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए भी बड़ी जरूरी है। जब पता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस में कुछ खराबी आ रही है, तो उसी समय आप डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बढ़ा दो बॉर्डर पे। तो लिंक्ड हैं, तो सिक्योरिटी के लिए बड़ा जरूरी है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और ट्रेड अग्रीमेंट वगैरह करके गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज, डायस्पोरा का एक्सचेंज, आइडियाज का एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट का एक्सचेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सचेंज, ये सारी चीजें होंगी तो दोनों देश की वो बढ़ेगी। जैसे कि एक बात कही जाती है कि फ्रांस एंड जर्मनी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक दोनों एक दूसरे के इतने अगेंस्ट थे, इतने अगेंस्ट थे, इतने अगेंस्ट थे, जितने इंडिया पाकिस्तान है आज के दिन में। बट पता है रिलेशंस आज के दिन में इतने अच्छे कैसे हैं? बिकॉज एक टर्म यूज करते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटर डिपेंडेंस। ऐसे ही बना रखा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस का टर्म है, इंग्लिश का टर्म है, ठीक है ना, ऐसा कुछ वो नहीं है कि हमारा अलग टर्म है, ऐसा वो। इन दोनों ने इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अपना इतना बढ़ा लिया, इन दोनों के बीच में ट्रेड इतना ज्यादा है, इतना बढ़ा लिया कि अब दोनों कंट्रीज एक दूसरे से लड़ने का इसलिए नहीं सोचती हैं कि इतना ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा। तो अच्छे रिलेशंस हो गए। तो बहुत सारे स्कॉलर्स, स्पेशली लिबरल स्कॉलर्स जो हैं, वो ये मानते हैं कि आपको दो देशों में परेशानी है तो उन दो देशों को अपना ट्रेड बढ़ाना चाहिए। ट्रेड बढ़ाओ, अल्टीमेटली ट्रेड इतना बढ़ाओ, बिजनेस इतना बढ़ाओ, इकोनॉमी इतना बढ़ाओ कि अल्टीमेटली यू विल फील कंफर्टेबल। तीसरी चीज है एनर्जी सिक्योरिटी। अरे इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे होने की वजह से ही तो आपको जो, अब जैसे कि क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल हर जगह तो हो नहीं सकता है, आपको डिपेंड रहना पड़ेगा दूसरे कंट्री पे। अब उससे रिलेशन अच्छे नहीं है तो जिनसे आप, तो रिलेशन अच्छे नहीं है तो दो चीज होगी, या तो आपको देंगे नहीं, बट ऐसा वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं देंगे आपको? क्योंकि आप पैसे दे रहे हो, वो देंगे आपको, लेकिन आपको महंगा देंगे, आपको बहुत कम सप्लाई देंगे। तो इससे तो लॉस तो आप ही का है ना, कि आपके यहाँ सप्लाई की दिक्कत चलेगी, आपको महंगा सामान मिलेगा, आपको ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे क्रूड ऑयल। लेकिन अगर रिलेशन अच्छे हैं तो फेवर भी देंगे, ओवरड्राफ्ट भी दे देंगे कि पेमेंट करना 6 महीने बाद, अच्छे प्राइस पे भी देंगे, एनर्जी सिक्योरिटी अच्छी रहेगी। और एनर्जी तो फ्यूल है ना भाई डेवलपमेंट का। कोई भी डेवलपमेंट अगर होगा तो एनर्जी तो चाहिए ना उसमें। फिर डायस्पोरा एंगेजमेंट, इंडियन डायस्पोरा तो मतलब अगर आप में से जो भी क्रिकेट के शौकीन हैं, और आप एक बात जानते होंगे कि इंडिया का क्रिकेट मैच कहीं भी हो जाए पूरी दुनिया में, मतलब अब तो क्रिकेट मैचेस यूएसए में भी हमने देख ही लिए, अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ है इसी साल, तो यूएसए में हमने देख ही लिया, हमने कैरिबियन आइलैंड में देख ही लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो देख ही लिया, मतलब ये दुबई यूएई में हमने देख लिया। ये मैं इसलिए इन 3 का एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज यूएसए क्रिकेट में उतनी वो नहीं है, खैर खेलते तो हैं ही, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत वो टीम है। और यूएई तो क्रिकेट क्या ही खेलती है, वो तो खैर क्या ही बताया जाए। ऐसी कंट्रीज में क्रिकेट इतना पॉपुलर स्पोर्ट नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम का वहां मैच होता है और लगता है कि ये पूरा स्टेडियम इंडियंस ने भर लिया। आपको क्या लगता है कि यहाँ से, इंडिया से, यहाँ से लोग जा रहे हैं सारे देखने? जाते भी हैं, कुछ लोग जाते भी हैं, बट वो वहाँ की डायस्पोरा हैं, वो वहाँ रहते हैं। ऐसा कोई दुनिया का देश नहीं है जहाँ इंडियन डायस्पोरा ना मिल जाए आपको। तो ये जो डायस्पोरा है ये क्या कर रहा है वहाँ पे? और कंपैरेटिवली आप इंडिया में अगर कोई आपसे कहता है कि फॉरेन में इंजीनियर है, फॉरेन में डॉक्टर, तो आप समझते हैं ना कि नहीं भाई सोशियो इकोनॉमिकली काफी अच्छा वर्ग से आता है ये। तो यानी जब इंडियन डायस्पोरा वहां जाकर एक काम कर रहे हैं और डॉक्टर्स हैं, मैनेजमेंट में बहुत आगे हैं, इंजीनियरिंग में बड़े आगे हैं, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इनटू डायस्पोरा एंगेजमेंट। तो उससे क्या होता है, डेवलपमेंट दोनों कंट्री के अच्छे होते हैं और दोनों कंट्री एक दूसरे से रिलेशन भी अच्छा रखती है, क्योंकि पता है कि भाई हमारे एक दूसरे के लोग बड़े रहते हैं। ग्लोबल लीडरशिप की बात होती है। अगर आप फॉरेन पॉलिसी ऐसा परस्यू करेंगे, अगर इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी में बोलता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि हम भाई शांति से रहेंगे, तो आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनली इसका स्टेचर बड़ा बढ़ेगा कि भाई ये ऐसी देश है जो युद्ध की बात नहीं करती है, लड़ाई झगड़े की बात नहीं करती है, पीस की बात करती है। काफी अच्छी बात है ये। तो ये है, और अल्टीमेटली अगर ऐसे होगा तो सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगा आपका, क्योंकि आप पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, आप म्यूचुअल
नॉन इंटरफेरेंस की बात करते हैं कि हम भाई दूसरों के मैटर में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। दुनिया खुश होगी ना ये बात सुन के कि भाई अच्छी बात है, ये तो आप अच्छा वैल्यू करते हैं। तो इससे इंडिया का सॉफ्ट पावर, जिसको हम अब जैसे कि वैक्सीन वाला हुआ था कि इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज को वैक्सीन दिया था, सिर्फ अपने देश को नहीं लगवाया, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज को वैक्सीन दिया जो शायद खुद से R&D करके नहीं बना सकते थे। तो उसमें क्या हुआ, अब वैसे देने से इंडिया का सॉफ्ट पावर काफी इंप्रूव हुआ, राइट। फिर चैलेंजेस टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला चैलेंज है भाई यही हमारे पड़ोस, इंडिया को जो फॉरेन पॉलिसी में चैलेंज है ना, वो ज्यादातर चैलेंज इंडिया के नेबर से ही है, और वो भी दो नोटोरियस नेबर्स हैं, और वही दोनों है, पहला और दूसरा पॉइंट। चाइना का जो ग्रोथ हो रहा है, तो इसको आप जोड़ सकते हैं किससे, जीरो सम गेम से, कि अगर चाइना का ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा तो जो ये रीजन है ना, इसका बैलेंस ऑफ पावर ऑल्टर कर जाएगा इन चाइनाज फेवर। और अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं इंडिया को लॉस है इस चीज का। पाकिस्तान एंड टेररिज्म दूसरा है, और ऑफ कोर्स बॉर्डर डिस्प्यूट, चाइना अगर राइज कर रहा है तभी तो वो गलवान में, डोकलाम में ये सब जो क्लैशेस होते हैं, ये कैसे क्लैशेस हैं, क्यों हैं ये क्लैशेस, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगी, जिनको नहीं पता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पे एक 5-6 मिनट की कोई वीडियो यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके देखना। उसमें वो क्या कर रहे हैं, आइलैंड नेशंस का यूज करके इंडिया का जो ये इंडियन ओशन वाला रीजन है, जो सदर्न एरिया है, उसको एक स्ट्रिंग से अपना मिलिट्री बेस बना रहे हैं, सो दैट कि कभी भी अगर इंडिया से उनका इन फ्यूचर वॉर हो जाए तो नॉर्थ में तो वो डायरेक्टली इन्वेड कर ही सकते हैं, बट साउथ में अगर उनके आर्मी बेसेस होंगे तो वो साउथ से भी तो डबल फ्रंट पे हो जाएगा, दो फ्रंट पे वॉर, ट्विन फ्रंट पे होगा। तो इस वजह से तो ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे आर राइजिंग। तो ये इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के लिए चैलेंज है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यानी आपकी जो स्ट्रैटेजी है, अरे फॉरेन पॉलिसी क्या हुआ है, स्ट्रैटेजी हुआ, आपके एग्जाम की स्ट्रैटेजी है, आपके एग्जाम की स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो, पूरा स्केड्यूल वाला बना रहे हो वगैरह। उसके बाद आप क्या करते हो, आप जो स्केड्यूल बना रहे हो, आपने सडनली एक दिन किसी दिन आपको मजा आया, आपने बॉर्नवीटा पी लिया, आपको जोश आ गया, आपने जो है सो मॉक टेस्ट दे डाला, एक आपने पेपर 1 का मॉक टेस्ट दिया, आपको मॉक टेस्ट में आए 50 नंबर। क्या होगा उस दिन आपको, और 50 नंबर जब आपको आए तो आपको पता लगा कि अरे मैं पढ़ तो सब रहा हूँ, मैं रिवाइज नहीं करता कुछ भी, आपको मॉक टेस्ट में बहुत खराब मार्क्स आ गए। तो ये मॉक टेस्ट क्या हुआ, ये चैलेंजेस हुआ ना आपके स्ट्रैटेजी के साथ। तो आप क्या करोगे, अपने स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस करोगे और बोलोगे कि नहीं, अब से मैं एवरीडे 2 घंटे रिवीजन करूंगा जो मैं पढ़ता हूँ उसका, और रिवाइज करके आप फिर से बाद में मॉक टेस्ट दोगे और फिर आपको मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया की स्ट्रैटेजी है। तो अब ये हमें चैलेंज मिला कि मॉक टेस्ट में 50 नंबर आ गए, यानी चाइना का राइज, पाकिस्तान का राइज और कुछ कुछ चीजें। तो ये सब इंडिया के स्ट्रैटेजी के लिए चैलेंज है। तो वो क्या करेगा, जैसे आपने अपने स्ट्रैटेजी में चेंज किया, वैसे इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंजेस करके और अल्टीमेटली चीजें ठीक करेगा। तो इंडिया क्या कर रहा है, तो जैसे कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी है चाइना की, इंडिया की नेकलेस स्ट्रैटेजी है, उसमें इंडिया भी ये काम कर रहा है। क्योंकि भाई हम तो नहीं लड़ने आते हैं पहले, लेकिन अगर तुम हमारे इंटरेस्ट को हटाओगे तो याद रखो कि हमने एक दूसरा देश आजाद करवा दिया, बांग्लादेश, एक सोकॉल्ड देश से निकाल करके एक दूसरे देश को आजाद करवा दिया। अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे आ गई बात तो हम पहले नहीं बोलेंगे, हम चुप रहते हैं, लेकिन प्लीज अपने हाथ में रहो। तो ऐसा है ना, थोड़ा सा IR को ड्रामेटाइज करके पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ठीक है, मजा आता है। फिर दूसरा चैलेंज इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी से है, वो पाकिस्तान एंड टेररिज्म। ये दोनों नाम एक ही है वैसे, वो अलग अलग स्पेलिंग है, बट दोनों पाकिस्तान इज इक्वल टू टेररिज्म, टेररिज्म इज इक्वल टू पाकिस्तान, ये एक ही टर्म है ना, स्पेलिंग अलग अलग है दोनों। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड द कश्मीर इशू। अब ये कश्मीर को मानते हैं कि मतलब पता ना उसमें वो अब क्या करा रहे हैं, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और मुझे लगता है अब आपसे अच्छा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कौन जानता है भाई, पूरी इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ ली, पूरा पाकिस्तान टेररिज्म, मतलब हमें तो लगता है हर क्लास में लता रहा है पाकिस्तान टेररिज्म को, है ना। तो ये सब चीजें हैं, ये तो पता ही है हमें कि ये चैलेंज है फॉरेन पॉलिसी के साथ। दूसरा है जियोपॉलिटिकल वोलाटिलिटी। इसमें क्या है ना कि इंडिया का जो नेबरहुड है या जो रीजन है ना, ये साउथ एशिया वाला, इस रीजन में कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल कैसे चैलेंजेस हैं कि यहाँ पे जैसे कि अब बांग्लादेश की बात करते हैं रिसेंट, अब बांग्लादेश की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें,
अब क्या है यहाँ पे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज में, या फिर और म्यांमार की बात करें, अब श्रीलंका की भी बात कर लो, ये चारों देश में क्राइसिस चल रहा है। सबसे रीसेंट बांग्लादेश का है, उससे कुछ दिन पहले का श्रीलंका का था, उससे कुछ दिन पहले का अफगानिस्तान का था, उससे कुछ दिन पहले म्यांमार का था। ये चारों कंट्री में क्राइसिस चल रहा है। क्राइसिस की वजह से इंडिया में क्या प्रॉब्लम आता है कि इलीगल माइग्रेशन इंडिया की तरफ आता है, वहां की जो विक्टिम पॉपुलेशन है वो इंडिया की तरफ आती है, और इससे लोकल के साथ क्लैश होता है, लोकल्स के साथ। यहाँ पे कुछ हमने इंटरनल सिक्योरिटी में देखा, यहाँ कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा होता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के इस जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी है, काफी ज्यादा अनस्टेबल सा माहौल है आसपास में, तो उसको भी ठीक करने के लिए फॉरेन पॉलिसी को कहीं ना कहीं बेहतर करना होगा थोड़ा। और रीजन से बाहर जाएं तो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। अब इंडिया का जो रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो वहां से ट्रेड से रिलेटेड इंडिया को परेशानी है। भाई वॉर करेंगे, आपसे ट्रेड करेंगे, अब ट्रेड नहीं करेंगे तो आपको वो सामान जो इतने सालों से आप उन पे डिपेंडेंट थे लेने के लिए, वो महंगा मिलेगा दूसरे जगह से। तो आप अल्टीमेटली क्या करते हो, आप उस वॉर वाले समय में ही अपने फॉरेन पॉलिसी को यूज करके नेगोशिएट करते हो किसी तरीके से कि भाई ये बड़ा एसेंशियल कमोडिटी आपसे हमारे यहाँ आता था, आप इसको प्लीज अपने वॉर के चक्कर में ना रोकें इस सप्लाई को। अगर पॉसिबल होगा तो वो ऐसा करेंगे, बट ये कैसे होगा? अगर ऐसा हो जाता है तो बोला जाता है कि भाई आपकी फॉरेन पॉलिसी तो बड़ी अच्छी है, आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बड़ी अच्छी है। ये बात होती है। आपकी बात वो क्यों मानेंगे डिपेंड करता है कि आपका स्टेचर कैसा है दुनिया में। पाकिस्तान बोलता है मतलब वो चिल्लाते रहते हैं दुनिया भर में जाकर के, यूएन से लेकर के हर जगह, कोई नहीं सुनता उनकी बात। अगर आप कभी एक आध वीडियोस वगैरह आती थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की वीडियोस आती होंगी यूट्यूब पे, कभी देखना, कभी पाकिस्तानी जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका जब वो बात बोलते हैं वहां पे, आप देखना उस मीटिंग हॉल में बहुत लोग नहीं रहते हैं। मतलब लोग वहां बैठे हुए जो होते हैं वो भी, उनको ब्रेक मिलता होगा चाय कॉफी के लिए, तो वो भी चाय कॉफी पीने तभी जाते हैं जब लगता है कि अच्छा ये 7-8 कंट्रीज जब बोलेंगे ना तब चल लेना है, क्या ही बोलेंगे, ये तो दुनिया भर में एक ही बात कहते हैं। बट अगर वही कभी देखोगे यूएस बोल रहा है कुछ, उसके रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है, पूरा भरा हुआ है खचाखच, और आपको जान करके बहुत प्राउड होना चाहिए कि अब इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जब वहां बोलते हैं तो वो खचाखच भरा हुआ होता है सर। बैठे हुए लोगों को होता है, किसी को वॉशरूम जाना होगा, किसी को चाय पीने जाना होगा, मीटिंग हॉल में कितने देर बैठेगा कोई इंसान? तो बाहर जाने को पता है कब टाइम, वो ब्रेक में तो जाते ही होंगे, बट ऐसे बीच में अगर किसी को चाय पीने का मन करेगा तो नहीं जाएगा क्या? कब जाता है? जब देखता है कि अरे यार उसका कब है बोलने का, देखना एक बार जरा कितने बजे बोलेंगे वो जब देखते हैं कि अच्छा वो इस टाइम पे बोलेंगे, उस टाइम पे निकल जाते हैं वो। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी है ना भाई, वो आपने क्या स्टेचर कमाया है, क्या स्टेटस कमाया है, दैट इज इट इज। फिर ग्लोबल पावर शिफ्ट, navigating tensions between US China rivalry while making strategy। अब पावर शिफ्ट, अल्टीमेटली यूएस एक सुपर पावर है, चाइना अपने आप को क्लेम कर रहा है, और अल्टीमेटली एक रिवाइवलिस्ट पावर है जो राइवल की तरह उभर रहा है। तो जब इस दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल होगा तो अल्टीमेटली उस समय अपने इंटरेस्ट को लेकर के आप कैसे नेविगेट करेंगे। अभी तक तो क्या था कि यूनिपोलर वर्ल्ड था, क्योंकि यूएस और यूएसएसआर कोल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर कोलैप्स कर गई और यूएस एक लौता पावर बन गया, यानी दुनिया में एक ही पावर है, यूनिपोलर, एक पोल पे पावर है। बट ग्रेजुअली अगर दुनिया बाईपोलर या मल्टीपोलर पावर पे जाएगी तो पहले तो आपको इंश्योर करना है कि इस मल्टीपोलर यानी बहुत सारे पावर्स में एक पावर आप भी हों, अपनी इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी और जियोपॉलिटिकल चीजें आप उस तरह से डेवलप करें। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इन पावर शिफ्ट में अपना इंटरेस्ट कैसे फुलफिल करना है, इस पे भी ध्यान दें। फिर एनर्जी डिपेंडेंस, तो डिपेंडेंस ऑन मिडिल ईस्ट। अब इस एनर्जी डिपेंडेंस में मिडिल ईस्ट बड़ा वाइटल एरिया है, यहाँ क्राइसिस चलता ही रहता है हमेशा, फॉर एवर क्राइसिस चल रहा है यहाँ, फॉर एवर 21 नहीं, फॉर एवर क्राइसिस चल रहा है यहाँ पे। कोई इससे लड़ रहा है, कोई उससे लड़ रहा है, सऊदी ईरान अपना लड़ते हैं, बीच में इजराइल ईरान लड़ते रहते हैं, फिर वो कुछ ईरान के प्रॉक्सीज लड़ते हैं, हमास, हिजबुल्लाह वगैरह, फिर कुछ और नहीं होता, यमन ओमान में कुछ चल रहा होता है, यूएई को पता नहीं चलता क्या करना चाहता है वो। तो इस रीजन में बड़ी वोलेटिलिटी है। अब उस इंटरेस्ट में हमको क्या करना है, हमको अपना इंटरेस्ट है कि भाई वहां से हमें एनर्जी सिक्योरिटी है, हमारा अच्छा रिलेशन है अरब वर्ल्ड से, वो मेंटेन करना है। तो ये सब में फॉरेन पॉलिसी की ये सब चैलेंजेस हैं कि भाई वहां पे अगर वोलेटाइल है, अगर वहां अच्छा होता, मान लो कि मिडिल ईस्ट में सब खुशी खुशहाल होते हैं, मस्त सब खाते पीते सोते ऐश करते, तो क्या आपको दिक्कत होती उनसे रिलेशन मेंटेन करने में? नहीं होती, क्योंकि आप जो भी बात करते हैं वो अच्छे से समझते, अच्छे से बांधते, कोई नेगोशिएशन नहीं, हाँ भाई तेल लेना है ले लो, क्रूड ऑयल चाहिए ले लो, पैसे दे दो, नॉर्मल। लेकिन अब उनके घर में चल रहा है कलेश, उस बीच में आप चले गए उनसे, मतलब आप पड़ोसी से मान लो चीनी मांगने की आदत है आपकी,
अब आप नॉर्मल अगर पड़ोसी किसी दिन आप देखते हो कि बड़ा खुश बैठा है, मस्त एकदम बैल्कनी में बैठ करके चाय पी रहे हैं, उस समय उनका मूड बड़ा अच्छा है, हाँ हाँ वो हो रहा है, ठहाके लग रहे हैं, उस समय आप चले गए कि अंकल थोड़ा चीनी दे देना, आंटी थोड़ा चीनी दे देना, इतना खुशी खुशी देंगे, अरे यार बेटा तू तो मेरे बगल में रहता है, तू तो मेरे बेटे जैसा ही है, आ जाया कर मांगने, आपको चीनी दे देंगी मस्त, आपका भी बढ़िया चल रहा है, आप भी कहोगे बड़ी अच्छी आंटी है, बेटा जैसा मानती है, बेटी जैसी मानती है। बट किसी दिन आप उनके घर में जब जाओ, जब उनके घर में कलेश चल रहा हो, बढ़िया मस्त कलेश चल रहा हो, एकदम आवाज आ रही हो चिल्लाने की, जब चले जाओ चीनी मांगने, तुम्हें घोल देंगी चाय में। तो ज्यादा मुश्किल कब है रिलेशन मेंटेन करना? जब कोई एरिया में क्राइसिस चल रहा है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए चैलेंज कब है? वैसे एरियाज में जहां पे क्राइसिस चल रहा है, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, चाइना में, मिडिल ईस्ट में। ये बात है। कुछ गवर्नमेंट स्टेप्स देख लेते हैं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मैंने बताया, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट कर लिया। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी मैंने बात कर ली आपसे। इंडिया यूएस रिलेशंस बहुत जरूरी हो जाते हैं, बिकॉज इंडिया ने स्पेशली आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स एंड स्पेशली व्हेन बिल क्लिंटन वाज देयर एंड इंडिया टेस्टेड द न्यूक्लियर वेपन, उसके बाद इंडिया ने, इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिड अ वंडरफुल जॉब, द स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स डिड अ वंडरफुल जॉब, and ultimately in 2005 the civil nuclear agreement was finalized. इंडिया यूएस रिलेशंस बहुत अच्छे पेज पे एग्जिस्ट करते हैं। फिर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम इस रीजन में अपने आप को, अपनी जो हमारी स्ट्रेटेजी है, हमारी जो मिलिट्री है, हमारी जो जियोपॉलिटिक्स है, उसको काफ़ी ऑटोनमस रखते हैं। वैक्सीन डिप्लोमेसी, जिसमें हमने वैक्सीन दे करके जो बहुत सारे स्मॉलर नेशंस हैं, जो स्मॉलर नेशंस हैं, इन स्मॉलर नेशंस को हमने एड किया है, हमने हेल्प किया है। तो व्हाट इज दिस? तो ये वैक्सीन डिप्लोमेसी यहाँ आता है। केस स्टडीज की बात करते हैं तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में इंडिया का इंटरवेंशन जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था, इस केस स्टडी को हम जानते हैं कि कैसे इंडिया ने यहाँ पे बताया था कि वी आर पीस लविंग नेशन, बट वी विल नॉट रिमेन साइलेंट जब हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट पर बात आ जाएगी। तो कहीं भी अगर आपको ऐसे बताना होगा कि डिस्पाइट इंडिया बीइंग अ पीस लविंग कंट्री, इंडिया बिलीविंग इन द कंसेप्ट ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, वी आर known to affirm our national interest very firmly and very boldly as reflected in Bangladesh Liberation War 1971 when India intervened in East Pakistan. इंडिया चाइना डोकलाम स्टैंड ऑफ जो हुआ था उसमें डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन हुआ था। तो आप ये भी बताना कि जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ होता है, कहीं अगर आपको ऐसा बताना हो कि मिलिट्री स्टैंड ऑफ अगर हो रहा है, मिलिट्री टू मिलिट्री लफड़ा हो रहा है, उस समय भी डिप्लोमेसी जो है ना, जो डिप्लोमेसी का चैनल है उसको ओपन रखना चाहिए। यू शुड कीप दिस चैनल ओपन। फिर इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील strengthened India's global standing in the nuclear domain while enabling strategic cooperation with US. न्यूक्लियर मतलब हमने स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन यूएस के साथ जो किया, इसमें कहीं ना कहीं एशिया का पावर स्ट्रक्चर चेंज हो गया। बिकॉज इंडिया यूएस अगर रिलेशनशिप अच्छा रहता है तो जो इस रीजन के जो चाइना है उसको हमेशा ही रहेगा कि एक सुपर पावर के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया को थोड़े से पॉइंट मिल जाते हैं पावर वाले में। और आपने पावर इज अ जीरो सम गेम, इंडिया पे पावर मिलते हैं तो चाइना विल फील कि हमारा पावर कम हुआ है। तो चाइना के पावर को कम करने के लिए दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन। और ऐसे फ्रेजेस आप स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन ऐसे यूज कर सकते हैं। अब देखो इसमें कोट्स दिए हुए हैं मैंने, और ज्यादा कोट्स हैं, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के देखो इतने सारे कोट्स दिए हुए हैं मैंने। ये पता है क्यों दिए हुए हैं इतने 7-8-9 कोट? इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि ये अभी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये फॉरेन पॉलिसी पे है, बट ये जेनेरिक कोट्स हैं। जेनेरिक कोट्स है ना, तो इसका क्या करना है आपको कि जब हम पूरा आईआर का थीम पढ़ लेंगे ना, तब आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप ये सारे कोट्स को देखो और आप यूज करो कि मैं इसको वो जो आईआर के कौन से वाले टॉपिक में मैं इसको यूज कर सकता हूं। समझ रहे हो बात? क्योंकि ये जेनरिक है, ये फॉरेन पॉलिसी, ये जेनरिक लेक्चर है आज का। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान हम पढ़ लेंगे, वैसे मैं सारे में कोट्स दूंगा, बट ये 8-9 कोट्स ऐसे हैं जो जनरली आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो आपका ये होमवर्क रहेगा पूरा आईआर का थीम खत्म होने के बाद करने का, ठीक है? तो ये है। फिर कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में क्या है कि इंडिया को सॉफ्ट पावर, जैसे कि योगा, बॉलीवुड, डायस्पोरा, इन सब से इंडिया का सॉफ्ट पावर काफी बढ़ रहा है। तो सॉफ्ट पावर क्या होता है ना, देखो पावर जो हुआ ना, देखो पावर हुआ, एक हो गया हार्ड, एक हो गया सॉफ्ट, और एक बड़ा नया टर्म है जो मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था, यूपीएससी इंटरव्यू में,
स्मार्ट पावर क्या होता है? हार्ड पावर होता है मिलिट्री पावर, सॉफ्ट पावर होता है आपका इन्फ्लुएंस, कल्चर। स्मार्ट पावर होता है हार्ड प्लस सॉफ्ट का इंटेलिजेंट यूज, कहां हार्ड यूज करना है कहां सॉफ्ट यूज करना है, इसका इंटेलेक्ट, ये स्मार्ट पावर होता है। तो देखो हार्ड पावर हो गया मिलिट्री पावर, कितनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, कितनी सबमरीन है, कितनी फाइटर जेट है, कितनी वेपन है, कितनी बड़ी मिलिट्री है, ये सब। सॉफ्ट पावर होता है कि आप बिना मिलिट्री के, बिना आपके डर के, आपकी बात मानना, आपको रिस्पेक्ट करना। बहुत सारे आपके स्कूल में ऐसे टीचर्स होते होंगे जो आपके फेवरेट टीचर होंगे, है ना? सबके स्कूल कॉलेज में फेवरेट टीचर, फेवरेट प्रोफेसर होते हैं। अच्छा, ये तो पक्की बात है कि आप स्कूल में ऐसे टीचर को फेवरेट नहीं बनाते होंगे जो बहुत डांटते पीटते होंगे। ज्यादातर लोगों के केस में ऐसा होगा कि फेवरेट टीचर वो होंगे जो बड़ा प्यार करते थे सर, जो बहुत अच्छे से बात करते थे, जो आपको, आप एक दिन क्लास में आए और बोले कि चलो आज मेरे क्लास में सारे बच्चे गेम्स पे जाएंगे, गेम्स पीरियड हो जाएगा आज, ये या लीजर पीरियड हो जाएगा, या क्विज करा देंगे क्लास में, है ऐसा होता था ना? तो वो फेवरेट टीचर हो जाते थे। उनकी बात आप सारी बात मानते थे। क्या आप डर से मानते थे? नहीं। तो पता है वो फेवरेट टीचर आप पे सॉफ्ट पावर एक्सरसाइज कर रहे थे, नॉट हार्ड पावर। वही होता है सॉफ्ट पावर। इंडिया से कोई डर के नहीं, लेकिन इंडिया अगर बोलता है कि योगा को अपनाओ तो दुनिया इंटरनेशनल योगा डे मनाती है। इंडिया का बॉलीवुड, उस मूवी का क्रेज, बॉलीवुड की मूवीज का क्रेज होता है दुनिया में। इंडिया के डायस्पोरा को रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि वो अच्छे पोजीशन पे है दुनिया में। इंडिया के टूरिज्म को, इंडिया के कल्चर को, इंडिया के स्क्रिप्चर्स को, इंडिया के रिलीजन को, इनको काफी ज्यादा ग्लोबली एप्रिसिएशन मिलता है और इसके बेसिस पे इंडिया की पावर कहीं ना कहीं बढ़ती है। तो इंडिया का सॉफ्ट पावर का, इंडियन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी हमने बात कर रहा है, कैसे एशिया पैसिफिक, जिसको इंडो पैसिफिक अब कहा जाता है, ये भी इंडो पैसिफिक कहने का मतलब है कि इसमें, इस वाले रीजन में इंडिया का स्टेचर बढ़ा है, इसलिए इस रीजन को हम एशिया पैसिफिक ना कह के इंडो पैसिफिक कहते हैं अब। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है। एनर्जी डिप्लोमेसी का यूज आप कर सकते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भी सॉफ्ट पावर की बात है। इंडिया जब बात करता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, वन सन वन वर्ल्ड, ये सब जो बातें करता है इंडिया, तो कैसे बात करता है? ये सॉफ्ट पावर है कि आप इंडिया कहता है तो लोग सुनते हैं, डर के मारे नहीं सुन रहा। ये हार्ड पावर वाला नहीं है, ये फेवरेट टीचर वाला है। तो सॉफ्ट पावर में काफी इंक्रीमेंट आया है, आप देखते ही होंगे। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जहां भी जाते हैं जिस कंट्रीज में, उस कंट्री में उनका वेलकम किस तरीके से होता है। अब वे अहेड की बात करते हैं तो कुछ कुछ वे अहेड है जो चैलेंजेस को ठीक करने के लिए। तो ग्लोबल टाइज, ये रिफॉर्म वाला जो इससे आएगा उसमें ये सब पे आप इलैबोरेट कर सकते हैं। तो ग्लोबल टाइज को इम्प्रूव करना, जो ग्लोबल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे यूएन भी हो गया, G20, ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सब में और स्ट्रेंथन करना टाइज। रीजनल स्टेबिलिटी पे काम करना, क्योंकि आपके यहाँ पे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, इन सब में थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है, तो वहाँ कोऑपरेशन और अपना एक्सटेंड करना, हेल्प। चाइना जैसे नहीं करना कि लोन दे के, लोन के इतने पैसे दे दिए कि सामने वाला उसको चुका नहीं पाए और बदले में उनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को हड़प रहे हो। चाइना यही करता है, दिस इज चेकबुक डिप्लोमेसी और डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। इतना कर्ज दे देगा कि आप सामने वाला देश कभी चुका ही नहीं पाए और अल्टीमेटली उससे मांग लेते हैं ऐसा उनका पोर्ट और शिप, जिससे अपने मिलिट्री यूज के लिए यूज करते हैं। पाकिस्तान उसी का शिकार है, श्रीलंका में वही हो रहा है, म्यांमार में भी यही हो रहा है। बॉलस्टरिंग डिफेंस डिप्लोमेसी, डिफेंस की जो डिप्लोमेसी उसको और स्ट्रेंथन करना। हम इंडिया थोड़ा सा ना कहीं कहीं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड थोड़ा सा ये पीस लविंग कंट्री होने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि इंडिया जहां भी मिलिट्री की बात आती है ना, डिफेंस डिप्लोमेसी की बात आती है, थोड़ा पीछे हो जाता है वहां से। देखो भाई, सब चीज की बात करो, डिफेंस की बात करना मत करो, हम ये लड़ाई झगड़ा में नहीं मानते, लेकिन उसको कहीं ना कहीं सिंस नेशनल इंटरेस्ट की बात है, थोड़ा उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। आप पीसफुल ही रहिए लेकिन आप कोऑपरेशन कीजिए। तो इसी वजह से आप देखते होंगे कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह बहुत सारी होती हैं, है ना। मालाबार एक्सरसाइजेस वगैरह भी बढ़े, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, इंडिया, ये सब होते हैं। सॉफ्ट पावर को और लेवरेज करना, अपने टूरिज्म, अपने एजुकेशन, अपने पीपल टू पीपल टाइज एटसेट्रा करना। इसमें एम्बेसीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, कल्चरल कनेक्ट वगैरह बढ़ाने में। न्यूक्लियर नीड्स को फुलफिल करना है, डाइवर्सिफाई करना है, और ये चीजें। फिर कुछ कंक्लूजन टेम्पलेट देख लेंगे। कंक्लूजन टेम्पलेट वही है, प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक। एक और लेके आया हूं मैंने, आप भी बोर हो गए होंगे इन तीनों से, तो एक और लेके आया हूं, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब प्रैक्टिकल, जो किया जा सके,
है ना, जो रियल में किया जा सके, प्रैक्टिकल होना जिसको आता है वो। India's foreign policy stands at a pivotal crossroads as it seeks to balance domestic imperatives with global responsibilities. With its historical values of peace and multilateralism and increasing focus on pragmatic strategy engagement, India is poised to play a significant role. ये से वही प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक बात है जो आप अपने से पढ़ के यूज कर सकते हैं। मेरा काम है फ्रेजेस बताना। पाइवटल क्रॉसरोड्स, डोमेस्टिक इम्पेरेटिव्स, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी देखो ये डोमेस्टिक इम्पेरेटिव्स विद ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बड़ा अच्छा है। आप अपने देश के इम्पेरेटिव्स को साथ साथ लेके चलना है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, अलग अलग नहीं समझना उनको। पीस, मल्टीलैटरलिज्म, इंक्रीजिंग फोकस ऑन प्रैग्मेटिक स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट, है ना, इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर इन देयर ऑफ ग्लोबल डायनेमिक्स, नेशनल इंटरेस्ट, ग्लोबल स्टेबिलिटी, regional cooperation, strategic partnerships. India can emerge as a global leader committed to peace, prosperity and development. अब ये सब चीजें ऐसी हैं जो आप तो अब समझ गए इतना क्लास करते करते कि इसको आपको ट्राई करना है, यूज करने का, लिस्ट बनाना है इनका, और इसको मल्टीपल यूजेस हैं, किसी भी जगह यूज हो जाएगा, है ना। तो IR के आने वाले अब नेक्स्ट क्लासेस से हम क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट क्लास से सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस है, उसको हम कवर करेंगे और फिर अल्टीमेटली वी विल कवर दिस थीम। तो ये आपका एक बेसिक ओवरव्यू था। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।